दोस्तों आज के तारीख में तकरीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में मौजूद हैं। ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। 2016 में भारत सरकार ने खुद ही ये कहा था और तब से लेके आज तक संख्या बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ एक बॉर्डर प्रॉब्लम नहीं है। जहां-जहां ये लोग गए हैं, वहां-वहां डेमोग्राफी चेंज हुई है। वहां का समाज बदल गया है, वोटिंग लिस्ट बदल गई है। तो अगर देखा जाए तो ये भारत के खिलाफ एक माइग्रेशन वॉर चालू है। इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है रेडिकल एलिमेंट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद मजबूत करने के लिए भारत में। ये सिर्फ एक बॉर्डर की बात नहीं है, ये उस तूफान की बात है जो चुपचाप भारत के अंदर पल रहा है। अभी हमें इसका पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये जब फटेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? साल था 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें बांग्लादेश पैदा हुआ था। उस युद्ध से पहले और उस युद्ध के बाद में भी माइग्रेशन भारत में शुरू हो गया, जो आज तक रुक नहीं पाया। लाखों लोग भारत में आए और वापस नहीं गए। उसके बाद शुरू हुआ एक इकोनॉमिक माइग्रेशन। दोस्तों, बांग्लादेश एक गरीब देश है। जब से ये पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक 3 चीजें बांग्लादेश में दिखाई देती है: भिखमंगी, बाढ़ और रोजगार की कमी। अब रोजगार की कमी होने की वजह से भी माइग्रेशन भारत में होता है। चाहे असम के चाय बागान हो, वेस्ट बंगाल के कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या बाकी देश में घरेलू और छोटे काम करने के लिए इन बांग्लादेशियों की डिमांड थी। बांग्लादेश से सप्लाई आ रही थी, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी परमिशन के। अब धीरे धीरे ये सब इतना ऑर्गेनिक होता रहा कि हमें पता ही नहीं चला कि ये बड़ी समस्या कम बन गई। 16 नवंबर 2016 को राज्यसभा में भारत सरकार ने क्वेश्चन नंबर 55 के अंतर्गत ये बताया था कि आज की तारीख में भारत में तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी है और इनका एक्यूरेट डाटा रखना पॉसिबल नहीं है। सवाल ये आता है दोस्तों कि बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते कैसे हैं? इसके लिए हमें जियोग्राफी समझनी पड़ेगी। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबी है और इसके साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य जुड़े हुए हैं। इसमें से लगभग 25% एरिया ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी और दर्जनों छोटी छोटी नदियों से भरा हुआ है। दोस्तों, इन नदियों के ऊपर फेंस लगाना बहुत ही मुश्किल है। मानसून में ये नदियां अपना रुख बदलती है, तब लगी हुई फेंस भी निकल जाती है। इस 4096 किलोमीटर की बॉर्डर में से तकरीबन 3180 किलोमीटर के ऊपर फेंस लगी हुई है और तकरीबन 916 किलोमीटर के ऊपर कोई भी फेंस नहीं है, जिसका कारण मैं अभी बता चुका हूं। और यही वो एरिया है जहां से बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर जो फेंस लगाई है, उस फेंस और इंटरनेशनल बॉर्डर में तकरीबन 164 गांव आते हैं। जमीन की बनावट की वजह से इन गांवों में हर जगह बीएसएफ की पोस्ट हो नहीं सकती है। आज की हालत में इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंस दोनों के ऊपर पेट्रोलिंग की जाती है। भारतीय नागरिक और बांग्लादेशी में फर्क करना भाषा और पहराव की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि भारत में घुसपैठ होती कैसी है। दोस्तों, बॉर्डर इलाका, चाहे ये बॉर्डर बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो एक तरीके से पोरस होता है जिसमें आप जमीन का फायदा लेते हुए एक देश से दूसरी देश जा सकते हो। अब इन बॉर्डर इलाकों में आपको दुश्मन के मिले हुए लोग, जिनको हम दलाल बोल सकते हैं, ये पक्का मिलेंगे, जो पैसे लेकर दुश्मन के देश को, नागरिक को या टेररिस्ट को सीमा पार करने देते हैं। और साथ ही में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक बनाकर देते हैं। इनका एक अपना पूरा नेटवर्क होता है जो पैसे के लिए काम करता है। अब घुसपैठ कराने का ये एक सिस्टम बन चुका है और ये दलाल लोग बीएसएफ के जवानों की हरकत का पता लगाते हैं और जहां पर हो सके बांग्लादेशियों को अंदर घुसाते हैं। रात के समय या बुरे मौसम का फायदा लेकर ये इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है। एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर पास करने के बाद ये लोग उन 164 गांवों में आते हैं जिसमें इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है और भारतीय नागरिक को और बांग्लादेशी नागरिक को अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। और एक बार बांग्लादेशी नागरिक को अगर नकली डॉक्यूमेंट मिल गए तो आसानी से वो भारत में कहीं भी जा सकता है। दोस्तों, सवाल पैदा ये होता है कि 1971 के बाद इतने बांग्लादेशी भारत में आए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 1971 की लड़ाई में भारत ने तकरीबन 90,000 युद्ध कैदियों को वापस दिया, लेकिन जो भारत में बांग्लादेशी आए वो वापस नहीं गए। इसका कारण है दोस्तों वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब एक इलीगल माइग्रेंट वोटर बन जाता है तो वो एक पॉलिटिकल एसेट बन जाता है और उसको बाहर निकालना पार्टियों को महंगा पड़ सकता है। यही चीज है दोस्तों जिसकी वजह से असम, वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में बॉर्डर के नजदीक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है और जिसका परिणाम बाकी जनता को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। इस माइग्रेशन का दोस्तों एक और परिणाम भी होता है इकोनॉमिक बर्डन।
ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के टैक्स देने वाले नागरिकों की मेहनत से बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अस्पताल की सुविधा, गवर्नमेंट स्कूल और राशन, जो एक भारतीय नागरिक का हक है। लेबर मार्केट में बांग्लादेशी घुसपैठिया कम तनख्वाह पर काम करते हैं, जिसकी वजह से लोकल वर्कर्स को काम नहीं मिलता है और गरीब भारतीय नागरिकों की उपजीविका धोखे में आ जाती है। हर साल ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अरबों खरबों रुपए निकल जाते हैं, जो भारतीय नागरिक का अधिकार है। साथ में ये देश विरोधी कार्य भी करते हैं। दोस्तों, अगर ये सिलसिला अगले 10-20 साल तक जारी रहा तो एक समय ऐसे आएगा जब वेस्ट बंगाल, असम जैसे राज्यों के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी में आ जाएगी। जमीन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा और कम्युनल वायलेंस बढ़ेगा। हिंदुओं को जगह छोड़कर भागना पड़ेगा और साथ ही में पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा जरूर उठाएगा। दोस्तों, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है? सबसे पहले हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स वहां पे है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बीएसएफ का जो करंट मॉडल है वो काफी पुराना है और मैन पावर के ऊपर ये काफी निर्भर करता है। बीएसएफ का ये जो मॉडल है वो स्मार्ट ड्यूटी मॉडल में तब्दील करना पड़ेगा। नदियां, जंगल, पहाड़, इनके ऊपर सेंसर, कैमरास और एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम डालनी पड़ेगी। भारी मात्रा में ड्रोन का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। बीएसएफ के जवानों को जो अलग अलग ड्यूटीज पे डिप्लॉय किया जाता है, जैसे इलेक्शन हो, अमरनाथ यात्रा हो, ऐसे डिप्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी। इससे बॉर्डर के ऊपर मैन पावर कम हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी धोखे में आ जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जो गांव है वहां पर हर एक नागरिक का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे स्कैनिंग वगैरह। सीमावर्ती इलाकों में जो देश का दुश्मन दलाल है, उसके नेटवर्क को और उस दुश्मन दलाल को खत्म करना पड़ेगा। अगर ये नेटवर्क टूट जाए तो इन्फिल्ट्रेशन का खतरा बड़े पैमाने पर कम हो जाएगा। सबसे आखिर में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। सीमावर्ती गांव के सारे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइज होना चाहिए। कौन कहाँ रहता है, कहाँ पे जाता है, उसके घर में कितने लोग हैं, इसकी मैपिंग होनी चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। इस पूरे सिचुएशन को लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए से ना देखते हुए भारत के लिए ये सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में देखना पड़ेगा और आशा करते हैं कि भविष्य में सही कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, कालिका माता की जय, दादा कृष्ण की जय।